हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यूपी पीसीएस 12 जून को जैसे कि एग्ज़ाम है, उसमें मैं कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत समय तक वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा प्रॉब्लम्स है लाइट की, मैंने बताया था। तो जैसे देखे होंगे लास्ट वीडियो मेरा जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो ऐसा ही था। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स के लिए हैं, ठीक है, जैसा कि आपने जाना होगा कि अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया था। ठीक है, इस पर इन्वेड कर दिया था, कब्जा कर दिया था किसने? तालिबान ने। ठीक है, यूएसए की मिलिट्री आर्मी चली गई थी, तो तालिबानी ने तुरंत अटैक कर दिया था। ठीक है, तो इस पे जो हमारे अफ़गानिस्तान में हमारे जो फंसे भारतीय थे, ठीक है, फंसे भारतीयों को बचाने के लिए एक मिशन चलाया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई। ठीक है, ये कब चलाई गई, किस वर्ष? तो याद रखिएगा 2021 को। कब चलाई गई? 2021 को। तो अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया तालिबानों ने। ठीक है, और जैसा कि आप जानते होंगे अफ़गानिस्तान का नाम भी अब चेंज हो गया है। इसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है? इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ AFG मीन्स अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान है, तालिबानियों ने रखा। और जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा यूक्रेन पे, यूक्रेन जो कि USSR का पहले क्या था, एक सदस्य से देश में था, हुआ करता था। रूस भी सदस्य देश था USSR का। ठीक है, इस पर किसने अटैक कर दिया? तो इस पर अटैक किया रसिया ने। रसिया ने, ऐसे जानते होंगे, ठीक है, रसिया ने अटैक कर दिया था। और याद कीजिएगा, डेट पूछ सकता है, तो 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, काफ़ी समय हो गए हैं, अभी तक क्या लड़ाई चल रही है। ठीक है, रूस अटैक करता आ रहा है, काफ़ी क्षेत्र इनके ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, रूस ने। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, एक क्वेश्चन और आएगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो याद रखिएगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन गंगा। और ये फरवरी से ही शुरू किया गया था, 27 फरवरी 2022। ठीक है, ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वंदे भारत मिशन, ठीक है, आपने सुना होगा वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन, ये क्या क्यों मिशन था? तो जानते होंगे विदेश में जो फॉरेन में जितने विदेश में फंसे भारतीय थे, विदेश में जितने क्या थे, फंसे भारतीय थे, उनको बचाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, ठीक है, चलाया गया था। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा ये क्यों ऐसा हुआ, फंसे क्यों थे? क्योंकि विदेश में फंसे भारतीय इसलिए थे, कोरोना वायरस जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी हमारे भारतीय नागरिक जो विदेश में थे उनको बचाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। और अगर क्वेश्चन पूछाएगा ऑपरेशन सेतु समुद्रम, ठीक है, ये तो एक नेवी एक्सरसाइज। अगर पूछाएगा ऑपरेशन ऑपरेशन सेतु समुद्रम, ठीक है, ऑपरेशन सेतु समुद्रम, ये भी क्या है, विदेश में फंसे, ठीक है, भारतीय को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सेतु समुद्रम। ठीक है, ये नेवी जो सेना है, जो हमारी जल सेना है, ठीक है, इन्होंने, नेवी आर्मी ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन सेतु समुद्रम चलाया। विदेश में फंसे भारतीय जो क्यों फंस गए थे जानते हो? पेंडेमिक में, कोरोना वायरस के पेंडेमिक में, ठीक है, लॉकडाउन था, ये सारी बहुत दिक्कतें थी, काफ़ी लोग क्या हो रहे थे, उसकी जद में आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा देर ना लेते हुए मैंने पहले से लिख दिए हुए हैं। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, ये वन स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले कब आई थी? 1987 में। ठीक है, वन की स्थिति की जो रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, आपने क्वेश्चन सुना होगा, बहुत बार पेपरों में आया है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो राष्ट्रीय वन नीति जो आई है 1988 में आई है, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कुल मतलब कि कुल जो लैंड है उसका 33
33% वृक्ष ऑक्यूपाई करना चाहिए। मतलब अगर 100% अगर ज़मीन है उसमें 33%, ठीक है, उस पर पेड़ होने ही चाहिए, वृक्ष होने ही चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई, जो कि उसके तहत 33% वृक्ष यानी ट्रीज होनी चाहिए। अगर बात की जाएगी कि 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की इस बार। तो भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि प्रतिवर्ष 2 वर्ष में ये जारी की जाती है, 2 वर्ष पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 17वीं, ठीक है, ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। अगर 13 साल उधर ले लें और 22 इधर तो 34 साल हो जाएगा, तो 17 दूना 34, यानी 2 साल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो भूपेंद्र यादव ने इस बार जारी की। कब जारी किया? 13 जनवरी 2022, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। कुल भूभाग का, ठीक है, जो आया था, ठीक है, ये वन वृक्ष कितना दिखा? 24.62%। तो कुल भूभाग का 24.62%, ठीक है, वृक्ष इस बार रिपोर्ट में जारी हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। सेकंड नंबर पे आपका तेलंगाना है, एंड थर्ड नंबर पर आपका उड़ीसा है, एंड फोर्थ नंबर इज कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा और चौथे नंबर पर कर्नाटक। अच्छा, कुल वनावरण, वनावरण का मतलब वन का आवरण, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कितना किया है? तो 21.71%। तो कुल वनावरण कितना है? तो 21.71%, ठीक, कुल वन कवर किया है अभी, और हमें पहुंचना है पूरी तरह से 33% पे। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? मतलब कम एरिया में सबसे ज़्यादा आपको, ठीक है, वृक्ष कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको सबसे अगर कम एरिया नहीं, क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा लैंड, सबसे ज़्यादा लैंड के साथ सबसे ज़्यादा वृक्ष आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पे किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा वृद्धि में आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूभाग के प्रतिशत के आधार पर यदि पूछ लिएगा, प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, सबसे तेज, सबसे ज़्यादा, मतलब कम भूभाग भी है उसमें ज़्यादा, ठीक है, वन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में है सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर मणिपुर, फिर शिलांग, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और शिलांग, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वन स्थिति रिपोर्ट है। अगर प्रतिशत के आधार पर बोलेगा तो मिजोरम फर्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का क्षेत्रफल पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला तो आंध्र प्रदेश। ये सारा ओवरऑल हो गया। अब इधर देखिएगा, आपने बहुत बार ये, ठीक है, ये टॉपिक सुना होगा, ये विवाद सुना होगा, हिजाब डिस्प्यूट। हिजाब विवाद क्या है? हिजाब किसे कहते हैं? पहले बात जाने रहिएगा, ठीक है। मुस्लिमों में, ठीक है, जो चेहरे ढकने के लिए जो चेहरे जो ढकने के लिए जो चीज़ का यूज़ किया था उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हिजाब बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का होता है, ना कि पूरे को बुरखा बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हिजाब विवाद, हिजाब विवाद अभी पूछा है किस राज्य में गरमाया है? तो कर्नाटक का एक जिला है उडुपी, वहाँ से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है। याद रखिएगा, जितने प्री यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जो छोटे मतलब जो छोटे आपके क्या पढ़ते हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह, ठीक है, वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब किसी प्रकार का धार्मिक चीज़ें वहाँ पर, ठीक है, पहन के आने को मना कर दिया गया है। जितनी प्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। सभी समान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी समान है, ठीक। कोई भी धार्मिक प्रतीक मतलब धार्मिक ड्रेस का कोई न करे, वहाँ पे सब बराबर होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई। बात की जाएगी कहाँ से शुरू हुआ था ये विवाद? तो कर्नाटक के उडुपी जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 फरवरी 2022 को नए नियम बनाए, जिनमें धार्मिक प्रतीकों पर रोक लग गया। जितने भी रिलीजियन सिंबल हैं उस पर क्या लग गया? रोक लग गया। इसमें 3 सदस्यीय पीठ, पूछ सकता है कितने सदस्यीय पीठ बनाए गए? 3 सदस्यीय पीठ जजमेंट सुनाए। 3 सदस्यीय जज, मतलब 3 मेंबर्स थे जज, उन्होंने फैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि सब लोग समान हैं, यहाँ समता को देखा जाए। चलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक, देखते रहिएगा।
तो देखते हैं यहाँ पे कुछ सूचकांक हमेशा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल है, रट लीजिएगा पूरा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो प्रेस के लिए फ्रीडम है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो प्रेस के लिए फ्रीडम नहीं मिलता है उनको। ठीक है, रिपोर्टिंग उनको नहीं दी जाती फ्रीडम करके, वो रिपोर्टिंग अच्छे से ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग कर सके। तो देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए ये कौन सी संस्था जारी करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, खुद ही नाम, इस संस्था का नाम ही बहुत ट्रांसपेरेंट है, ऐसी रिपोर्टिंग करे बिना ठीक है बॉर्डर के, बिना किसी दबाव के। ठीक है, रिपोर्टिंग, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की जाए। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा रिपोर्टिंग करने वाला फर्स्ट रैंक है नॉर्वे, सबसे अच्छी रिपोर्टिंग फ्री होके, फ्रीडम होके रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। डेनमार्क और स्वीडन, पहले नंबर पर डेनमार्क, पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे स्वीडन। तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है, सबसे अच्छी रिपोर्टिंग फ्रीडम के साथ करने वाला नॉर्वे को पहला रैंक दिया गया, दूसरा रैंक डेनमार्क और तीसरा स्वीडन। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया की तो 150वीं रैंक है इंडिया की। तो इंडिया की कौन सी रैंक है, 150वीं रैंक है। और सबसे बिना, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है सबसे अंतिम, 180 देशों का इसमें रिपोर्टिंग की गई है, 180 देशों की। ठीक है, लिस्टिंग जारी हुई, इसमें सबसे अंतिम में देश रहा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। वहाँ पे तो अगर आप मुंह खोलते हैं रिपोर्टर तो गायब हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो सबसे खराब मतलब कि स्थिति है, दुर्दशा है वहाँ पे रिपोर्टर्स की, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग ही बंद कर देनी चाहिए। अगर नॉर्थ कोरिया के जो किंग जोन है उनके कहने पे जो बोलें उतना करिए तो वही ठीक है, वहाँ पे वही रिपोर्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वही रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, देखिए डिफेंस में कितना एक्सपोर्ट होता है, क्या कैसे। ठीक है, डिफेंस मतलब आर्टिलरी गन, ठीक है, तोप, मिसाइल, इन सब चीज़ में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट ना बोल के बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, खर्च हो रहा है डिफेंस में, कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है। तो ये जारी करती है अधिकतर सिप्री। सिप्री एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे ज़्यादा अपनी, ठीक है, बजट में सबसे ज़्यादा खर्च करता है यूएसए, $800 बिलियन अपने आर्मी पर खर्च करता है। कौन, यूएसए यानी अमेरिका। चाइना 293 बिलियन खर्च करता है। इंडिया 76 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस में, यानी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। ठीक है, आर्मी सोल्जर्स को सबसे ज़्यादा अगर जो खर्च करने वाला देश है वो यूएसए है। ठीक है, 800 बिलियन के साथ साथ दूसरे नंबर पे 293 बिलियन खर्च करता है आपका, ठीक है, चाइना। और इंडिया 76 बिलियन खर्च करता है। अगर बात की है सिप्री है जो, ठीक है, सिप्री ही रिपोर्ट करती है कि डिफेंस के मामले में जो रिपोर्ट करने वाला जो संस्था है वो सिप्री है। सिप्री का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये सिप्री की आम ट्रांसफ़र रिपोर्ट है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा कितना निर्यात करता है दूसरे देशों को, गन देता है, मिसाइल्स देता है, और कौन दूसरे देशों से लेता है। तो ये एक्सपोर्टर वाली कंट्री है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करती है, ठीक है, किसकी, वेपन्स को, हथियार का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात मतलब दूसरे देशों को देने वाला यूएसए है। दूसरे नंबर पर सीधी सी बात है यूएसए ये लड़ाता है। ठीक है, जैसे अफ़गानिस्तान में यही हाल किया, तालिबान वाला जो हाल, अफ़गानिस्तान तालिबान वाला ही बात कर ली जाए, चाहे अब बात की जाए, कहा यूक्रेन का बहुत साथ देंगे लेकिन थोड़ा सा पीछे हो खिसक गया यूएसए। दोनों लड़ेंगे तो गन तो ज़रूरत पड़ेगी, वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूएसए तो देगा ही, अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेगा। तो यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है वेपन्स का। फिर रशिया है दूसरे नंबर पर, फिर फ्रांस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी। ये सारे देश सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वेपन्स का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्टर कंट्री हैं जो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या, वेपन्स, हथियार। ठीक है, और इंडिया 23वें नंबर पर है, मतलब कि वेपन्स को सप्लाई करने में, एक्सपोर्ट करने में। और ये इंपोर्टर का लिस्ट है इधर वाला, सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट कौन करता है, तो ये भारत नंबर 1 पे। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला अमेरिका, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला, दूसरे देशों से लेने वाला सबसे देश कौन सा है, भारत। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। और तीसरे नंबर पर मिस्र जो कि इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पर चीन जो
क्या करता है, इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, ठीक है, याद रखिएगा। तो चीन एक्सपोर्ट करने में चौथे नंबर पर है और चीन इंपोर्ट करने में 5वें नंबर पे है, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, यूएनएसडीएसएन के द्वारा ये जारी की जाती है। ये जो प्रसन्नता सूचकांक है ये 6 मानकों पर रिपोर्टिंग करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व प्रसन्नता सूचकांक का। 6 मानक, जैसे भ्रष्टाचार से लोग कितना नाखुश हैं, ठीक है, कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है तो लोग खुश हैं, ठीक है, तो ऐसे 6 मानक हैं, उस पर रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे देखिए पहले नंबर पर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम बदहाली वाला देश, मतलब सबसे ज़्यादा खुशहाली वाला देश, ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशहाली वाला देश है फिनलैंड। फिन से निकला फन, फिन से बना फन। फन भैया कब करेंगे, जब लोग प्रसन्न होंगे तभी तो फन कर पाएंगे, मज़ा कर पाएंगे। तो प्रसन्नता से हुआ हैप्पी, हैप्पी से निकला फन, फन से फिनलैंड। तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड। आइसलैंड देखिए, आइस का मतलब ये होता है बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ शांत है, कूल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे खुशहाल वाला पहले नंबर पर देश फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। और अगर बात की जाए इंडिया का इस बार जो रैंक आई है कितनी आई है, 136, ठीक है, मतलब 136वें नंबर पर रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले इसकी रैंक, इससे पहले पिछले वर्ष इसकी रैंक दी गई थी 139, तो कुछ 3 रैंक का सुधार हुआ है इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का और पहला रैंक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021-2022 का ये, ठीक है, रिपोर्ट आ गया है, ठीक है, इंडेक्स आया हुआ है। ग्लोबल मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, मतलब विश्व में कौन सा देश है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा परेशान है, आतंकवादी मतलब कि आतंकवादी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा किस देश में होती है, तो सबसे ज़्यादा परेशान 163 देश का ये लिस्ट निकाला गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा आतंकवाद किस देश में देखा गया। जैसे कि देखे होंगे तालिबान पूरा आतंकवादी गढ़ है ही है पूरा, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है टेररिज्म से, दूसरे नंबर पे इराक है और तीसरे नंबर पे सोमालिया है। तो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पे इराक और तीसरे नंबर पे सोमालिया। और पाकिस्तान जो आतंकवाद वाला देश है वो 10वें नंबर पर इस स्थान पर है। किस नंबर पे? 10वें नंबर पे है। और हमारा इंडिया 12वें नंबर पर है, जो हम परेशान है, ठीक है, किससे? आतंकवाद से जूझ रहे हैं, कश्मीर में जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट जैसे जानते होंगे, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा मजबूत वैसे जापान का माना जाता है, ठीक है। और जापान और सिंगापुर, इस बार फर्स्ट रैंक जापान और सिंगापुर दोनों को टाई अप हुआ है, दोनों को दिया गया है। यानी किस देश का सबसे ज़्यादा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है, मजबूत है? तो जापान और सिंगापुर। और दूसरे नंबर में टाई अप हुआ है, दूसरे नंबर पर भी टाई अप हुआ है जर्मनी और साउथ कोरिया। जर्मनी और साउथ कोरिया दूसरे नंबर का ऐसा देश है जिनका पासपोर्ट बहुत मजबूत माना जाता है। इंडिया की बात करेगी, इस बार इंडिया का रैंक इसमें कितना है? 84 नंबर पे है, ठीक है, याद रखिएगा 84 नंबर पे। समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे देखिए इंडेक्स मैंने जितना इंपॉर्टेंट था जो आ सकता है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, ठीक है, संपदा सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे रैंक किसे दिया गया है? तो सबसे नंबर 1 रैंक के साथ है यूएसए, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूके जिसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ नंबर पे स्वीडन, फिफ्थ नंबर पे आपका फ्रांस और इंडिया का जो रैंक आया है 43rd। तो याद रखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 पर है यूएसए और इंडिया की रैंक है 43, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब आर्थिक रूप से लोग कितने स्वतंत्र हैं, इस पर सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें सिंगापुर सबसे अच्छी रैंक पाई है फर्स्ट रैंक के साथ, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पूछा जाएगा नंबर 1 पे कौन सा देश है, ठीक है, तो सिंगापुर। और इंडिया इसमें बहुत ही पीछे है, 131वां रैंक है, ठीक है, इंडिया को दिया गया है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन को वैसे बोलते हैं बोध, क्या बोलते हैं? बोध, ठीक है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में
तीन जो ऐसे देश हैं जो उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। ये ऐसे देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं जो जहाँ पे करप्शन बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल नेगेजिबल है कह सकते हैं, बहुत कम। तो फर्स्ट रैंक में तीन देशों में टाई अप हुआ है। सबसे तीनों देश है कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अगर बात की गई इंडिया को कौन सी रैंक दी गई है, तो इंडिया को 85th रैंक दी गई है, 85वां रैंक दिया गया है। और मालदीव के साथ 85 रैंक दोनों देशों को दी गई है। मालदीव और इंडिया गॉट 85 मार्क्स इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो भारत और मालदीव को 85वां रैंक दिया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एलन मस्क को दिया गया है। विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स मैगजीन है, जानते होंगे फोर्ब्स, ठीक है, यूएसए की एक मैगजीन है, किसकी? यूएसए की पत्रिका है। ठीक है, इसमें भी ठीक है क्वेश्चन आएगा कि नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। और फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 10वें नंबर पे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरोज़ ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो साइंटिस्ट वैक्सीन बनाए ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक से बचाने के लिए, उनको हीरो कहा गया है। तो हीरोज़ ऑफ द ईयर अवार्ड जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, ठीक है, उनको हीरोज़ ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए हैं। एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड साइमन बाइल्स को दिया गया है। ये यूएसए के जिम्नास्ट हैं। ठीक है, यूएनए के मतलब जिम्नास्टिक खेल होता है उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं। तो साइमन बाइल्स जी को एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है, 8 प्लेयर्स होते हैं। और जिम्नास्टिक में छुपा है आष्टिक, आष्टिक से अष्टक, अष्टक मतलब 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओलिव रॉड्रिगो। ठीक है, ओलिव रॉड्रिगो को एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक मतलब ग्लोबल, ठीक है, हेल्थ क्या कह सकते हैं, सुरक्षा मतलब सेफ्टी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सबसे अच्छा स्वास्थ्य में सुरक्षा देने वाला देश है आपका, सबसे अच्छा हेल्थ फैसिलिटी वाला कंट्री कौन सा? यूएसए। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। इंडिया का रैंक जो दिया गया है 66 रैंक है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला देश। अगर 66 कंट्री में बात करें, 66 रैंक जो दिया गया है, अगर उसकी बात करेंगे तो इंडिया है। और इंडिया जो कि साउथ एशिया में फर्स्ट है, साउथ एशिया में इंडिया फर्स्ट है हेल्थ मेडिकल प्रोवाइड कराने वाली कंट्री। 66 रैंक ऑल ओवर दी गई है और साउथ एशिया में फर्स्ट रैंक है, कह सकते हैं। सबसे अच्छी देश कौन सी है मेडिकल फैसिलिटी देने वाला? तो इंडिया है हमारा। लेकिन यूएसए सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देता है बहुत, पर क्या है यहाँ पे चीप नहीं, बहुत ही कॉस्टियस है मेडिकल फैसिलिटी। कहते हैं डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी बच्चे जब पैदा होते हैं तो वहाँ पे जब सीजर जो होता है तो कम से कम 35 लाख रुपए लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी कॉस्टियस है, इतनी भले सेफ्टी दे रहा है लेकिन कॉस्टली भी बहुत है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट लगा दिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु जैसे देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी कितनी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो ही रही है, तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, प्रदर्शन में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है क्लाइमेट चेंज में, जलवायु प्रदर्शन में, उसका सूचकांक जारी किया गया है। जिनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसी देश को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दी ही नहीं गई है जलवायु परिवर्तन पे जो अच्छा काम कर सके। 4th नंबर से शुरुआत हुई है और 4th नंबर पे है आपका डेनमार्क, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पे बहुत अच्छा काम किया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ रही है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही है, ये जलवायु परिवर्तन दर्शा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही हैं, इस वजह से अच्छा काम कर रहा है डेनमार्क। 5th नंबर पे आपका है स्वीडन। और हमारा इंडिया की अगर बात करिए रैंक कितनी है तो 10वीं रैंक है। इंडिया की रैंक सब में जरूरी है, सब में इसी मैंने बताया इंडिया का रैंक, इंडिया में यूपीएससी एग्जाम होता है। अगर बात की वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का कौन सी इस बार रैंक दी गई है तो 101वां रैंक दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भूख से लोग कितने लोग मरते हैं उस पर इंडेक्स निकाला आता है, सूचकांक 101वां रैंक है। समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है लिखने में, अरेंज करने में, कैसे अरेंज करना है देखिएगा ध्यान से। ठीक है, महासागर विज्ञान का दशक किसे दिया गया है, किस वर्ष को? 2021 से लेकर 2030 जो होगा वो महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया है। आपको बताना है आपको बताना है, ठीक है, जैव विविधता का दशक कब से कब तक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला OECM साइट अरावली जैव विविधता पार्क को, भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को। क्या नाम भैया? अरावली जैव विविधता पार्क। तो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस मेजर। अदर इफेक्टिव में ई भी आता है और सी भी आता है, इफेक्टिव एरिया बेस M फॉर मेजर। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन इस पर इसका मतलब कि इसका संरक्षण कौन करती है, मतलब कौन ये घोषित करता है? तो IUCN संस्था है जो रेड डाटा बुक भी पब्लिश करती है। तो रेड डाटा बुक IUCN संस्था करती है और OECM जो साइट घोषित करने का अधिकार किस संस्था के पास है? तो IUCN के ही पास है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के पहली अरावली जैव विविधता पार्क हो गई जो भारत का पहला OECM साइट बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजू वैली आर्द्र भूमि, काजू वैली वेटलैंड है, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसे बर्ड सेंचुरी घोषित का दर्जा दिया गया या इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। ठीक है, तो काजू वैली आर्द्र भूमि जो कि तमिलनाडु में है, इसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया। बर्ड मतलब पक्षी, सेंचुरी मतलब बिहार, पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो काजू वैली जो कि आर्द्र भूमि थी इसे बर्ड सेंचुरी का भी दर्जा मिला और यह तमिलनाडु की अब 16वीं पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी हो गई है। इससे पहले 15वीं थी, लेकिन काजू वैली आर्द्र भूमि जो कि आर्द्र भूमि काजू वैली एक वेटलैंड था, इसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया। और अगर बात की जाए आगे, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला फर्स्ट रेडियो FM कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला फर्स्ट रेडियो FM, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर, दृष्टिबाधित जो दृष्टि से हीन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए, यानी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो FM महाराष्ट्र के नागपुर में ये स्थापित किया गया। वैक्यूम बेस्ड सीवेज, कितना बढ़िया है, वैक्यूम से पूरा सीवेज जो कचरे होंगे, गंदगी होगी, उसको खींच लिया जाएगा। इसको अपनाने वाला पहला शहर कौन सा हुआ? तो आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। होप एक्सप्रेस, नाम बहुत सुना होगा, होप भाई, होप का मतलब होता है आशा। हमें आशा है कि हम कैंसर से बच सकें, तो कैंसर पेशेंट को ये ले जाएगा, उसी में ट्रीटमेंट चलेगा। ये किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये किसने शुरू किया है बात कीजिएगा, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है, याद रखिएगा महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा साउथ मोबिओंग, ठीक है, साउथ मोबिओंग, ठीक है, जो कि मिजोरम का एक शहर है, साउथ मोबिओंग, ठीक है, एक क्षेत्र है साउथ मोबिओंग, आंग बड़ा आ है ये, ठीक है, साउथ मोबिओंग। ये ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। ODF का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, ODF प्लस का, ठीक है, दर्जा दिया गया है किस डिस्ट्रिक्ट को? डिस्ट्रिक्ट मतलब किस ज़िले को? साउथ मोबिओंग, जो कि कहाँ का ज़िला है? तो मिज़ोरम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मिज़ोरम जैसे कि जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये राज्य है, मतलब पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो बहुत तेज़ी से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं डेवलप कर रहे हैं इस समय, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट किसे घोषित किए, कौन सा ऐसा है कोर्ट है जिसने मतलब कि पेपर का जो यूज़ है करना बंद कर दिया है, मतलब विदाउट पेपर, यानी इसे कह सकते हैं पेपरलेस। तो फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? तो केरल हाई कोर्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव कदम उठाया गया है, ठीक है। पेपर बनाने के लिए जानते होंगे ट्रीज़ वगैरह काटने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का बालासोर, उड़ीसा का जो बालासोर है शहर है, उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया है? तो भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल के कोच्चि में चलाया गया है। कहाँ पर? केरल के कोच्चि में चलाया गया है। ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन जानते होंगे, ठीक है, कार्बन का ही रूप होता है, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर शहर में, ठीक है, ये इनोवेशन सेंटर ग्राफीन का यहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के तंजावुर, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछाएगा विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। जानते हैं विंड प्रोजेक्ट अलग होती है, पवन चक्की जिसे आप सुने होंगे, ठीक है, ऊर्जा पैदा की जाती है, और सोलर अलग। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है विंड प्लस सोलर, दोनों को मिला के, और दोनों को मिला दोगे तो क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ही तो बोला जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम जो हमारे पास जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है उसका तो हम सदुपयोग कर लें। जैसे कि विंड सोलर ये कभी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है, कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला एलपीजी इनेबल स्टेट, मतलब 100% एलपीजी अपनाने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। पॉलीथीन बैन करने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही था। पॉलीथीन को बैन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश था, और यूरिया को बैन करने वाला पहला राज्य सिक्किम था, और जैविक कृषि अपनाने वाला भी सिक्किम था। जब यूरिया बैन कर देगा तो जैविक कृषि ही की जाएगी। तो यूरिया बैन करने वाला पहला राज्य सिक्किम, जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम, और एलपीजी अपनाने वाला पूरी 100% एलपीजी अपनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, और पॉलीथीन को बैन करने वाला भी राज्य है हिमाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, क्वेश्चन पूछाएगा स्कूल चलो अभियान ये किसने शुरू किया, किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया। ठीक है, ये इनिशिएटिव कब शुरू किया गया, ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो 4 अप्रैल 2022 को ये लॉन्च किया गया। 4 अप्रैल 2022 को कहाँ शुरू किया जाएगा? जो सबसे पिछड़ा जिला होगा, ठीक है, किसकी दृष्टि से? शिक्षा की दृष्टि से। तो श्रावस्ती जो कि सबसे पिछड़ा जिला आता है, सबसे कम साक्षरता यहीं की है, और सबसे अधिक साक्षरता नोएडा की है, जिसे पहले गौतम बुद्ध नगर कहा जाता था। तो श्रावस्ती के जयचंदपुर क्षेत्र से ही, ठीक है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। इसमें क्या करना है? प्राइमरी बच्चों को, ठीक है, जो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं उस पर फोकस करना है, और अपर प्राइमरी मतलब जूनियर, इन दोनों को 1st to 5th और 5th से 8th दोनों पे इस पर काम करना है। उनको बच्चों को घरों से स्कूल तक लाया जाए और उनको पढ़ाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए। और श्रावस्ती ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी का वह कौन सा ज़िला है जहाँ 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया। तो श्रावस्ती जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिएगा, फटाफट ख़त्म कर देते हैं एक ही वीडियो में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, जो हमेशा जानते होंगे स्वच्छता सर्वेक्षण हर वर्ष जो कि आता रहता है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2021 का है, जो 2021 में आया, वो 6वीं बार 2021 में आया था। यानी 2021 में जब ये सर्वेक्षण आया तो वो 6वां संस्करण था, ठीक है, 6th एडिशन था। इसमें क्या है, लिया गया है 10 लाख से आबादी वाले जितने अधिक शहर हैं उसमें नंबर 1 पे शहर कौन सा है? हमेशा की तरह मध्य प्रदेश का इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का क्या है? इंदौर है। 5th टाइम लगातार 5 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1, यानी सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर। ये जो कि 10 लाख की आबादी से अधिक वाला ये कैटेगरी लिया गया, क्राइटेरिया लिया गया है। इसमें पहला शहर है इंदौर, दूसरा है गुजरात का सूरत, तीसरा है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, चौथा है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र का है, और 5वां है महाराष्ट्र का पुणे। ठीक है, इस महाराष्ट्र के 2
आपके शहर आ रहे हैं, एक नवी मुंबई और एक पुणे, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे स्वच्छ शहर पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरा सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, विजयवाड़ा, ठीक है, तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई, चौथे नंबर पे है पुणे जो कि शहर है 5वें नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैटेगरी लिया गया है 10 लाख से अधिक था अभी जो लिया गया था, और एक जो है 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में जो शहर हैं उनको, उनमें नंबर 1 है न्यू दिल्ली। कौन है? न्यू दिल्ली नंबर 1। तो 1 से 10 लाख की आबादी में नई दिल्ली और 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर, हमेशा की तरह, ठीक है। दूसरा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, ठीक है, तिरुपति जैसे कि जानते हो, तिरुपति शहर तीसरे नंबर पे है। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, नोएडा सर्वाधिक साक्षर शहर, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत चर्चा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नदी जोड़ो परियोजना। बहुत ही मैं रिवर को लिंकअप करते हुए जाना है, देखिए याद रखिएगा, नदी जोड़ो परियोजना का संबंध ये उत्तर प्रदेश, अभी मैं बता रहा हूँ, वैसे देखिएगा स्पेसिफिकली, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना किसके द्वारा लाया गया? जल शक्ति मंत्रालय। आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना रिवर लिंक प्रोजेक्ट लाया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इस पर प्रॉपर MOU साइन किया गया है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम, M फॉर होता है मेमोरेंडम, याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ, O फॉर ऑफ, U फॉर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, U फॉर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया गया प्रॉपर। देखिए MOU साइन होने पे ये होता है कि इससे बाद में इसको थोड़ा सा इस जो ये साइन किया गया पर्टिकुलर, इससे कोई, ठीक है, फिर वापस ना कर दे, ठीक है। प्रॉपर होता है MOU मतलब प्रॉपर साइन हुआ है, ठीक है, इस पर बैक नहीं लिया जा सकता है, याद रखिएगा। तो साइन किया गया है MOU पर, और किन दो राज्यों के बीच में ये साइन हुआ है? तो MOU जो साइन हुआ है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये समझ रहे होंगे ये नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से भी होगा और मध्य प्रदेश से भी होगा। जैसे कि ये नदी आप देख रहे होंगे, बेतवा नदी है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। ये नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये दोनों नदियाँ किसी सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिलती है, और केन नदी यमुना नदी से बांदा जिले में मिलती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर केन नदी पर एक बांध बनाया गया है, दाऊदान, क्या नाम है? दाऊदान बांध बनाया गया है। इस देखिए ये बांध मैंने डैम क्या होता है जानते हैं? पानी को स्टोर रख के रखता है, ठीक है, स्टोर किया रहता है, फ्लड ना आने पाए इसलिए भी डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जल विद्युत उत्पादन हो पाए इसलिए भी डैम यानी बांध बनाए जाते हैं। तो केन नदी पर एक दाऊदान डैम यानी बांध बनाया गया है, ठीक है। इसी से कैनाल निकाला गया है, नहर, कैनाल मतलब नहर निकाला गया है जो, ठीक है, इस नहर को जोड़ेगा, यानी इस केन नदी पर ही दाऊदान बांध पर, ठीक है, नहर निकाला गया है, कैनाल निकाला गया है, और इस कैनाल को जोड़ दिया गया है बेतवा नदी से। यानी केन नदी पर जो दाऊदान बांध है इससे नहर निकाला गया जो कि जोड़ा गया बेतवा नदी से, यानी केन नदी को जोड़ दिया गया बेतवा नदी से। तो रिवर लिंक हुई ना, रिवर का लिंक हुआ ना बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में हुआ? ये बेतवा और केन नदी, ठीक है, याद रखिएगा। किस बांध की मदद से? दाऊदान बांध। किस पर बनाया गया है? केन नदी पर, ठीक है। इससे क्या होगा? ये नदी जब लिंकअप लेगी तो अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, कई सारे कह जाते हैं बहुत सारे किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगल बगल जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो सूखे क्षेत्र हैं उनके तक भी पानी पहुंच पाएगा। यानी सूखे क्षेत्र प्रभावित के लिए ये योजना है। जहाँ जहाँ सूखे क्षेत्र है, जहाँ पर पानी मुहैया नहीं हो पाती है, तो नदी जोड़ो परियोजना से उसको भी लाभ मिलेगा। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र बहुत ही सूखे में जा रहा है जिसका नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। क्या नाम है? बुंदेलखंड, याद रखिएगा। तो बुंदेलखंड, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कॉलर वाली बाघिन बहुत चर्चा में थी। इसने 29 शावकों को, मतलब बाघिन तो बाघ को ही जन्म देगी, 29 टाइगरों को जन्म दिया था, बच्चों को, ठीक है, जन्म दिया था। 29 शावकों मतलब बाघ को जन्म दिया था, बेबी को।
लेकिन इस कॉलर वाली बाघिन का क्या हो गया, निधन हो गया। देखिए हाँ, बाघ नहीं रहेगा तो मनुष्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमें गिफ्ट करके अब मर गई है, हमारे बीच नहीं है, सैल्यूट करते हैं। याद रखिएगा इसका निधन पूछा है कहाँ पर हुआ, किस नेशनल पार्क या किस वन्य जीव विहार में, तो पेंच वन अभ्यारण्य में हुआ है। ठीक है, पेंच वन अभ्यारण्य वैसे में हुआ है, ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पेंच वन अभ्यारण्य में कॉलर वाली बाघिन जो कि 29 बच्चों को जन्म दी, उसका निधन हो गया है। वैसे पेंच जो है महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। लेकिन ये बाघिन जो मरी पेंच के किस वाले साइड में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इसका, ठीक है, डेथ हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, अफ्रीका के काले, देखिए अफ्रीका में काले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अफ्रीका के काले गैंडे बहुत मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या खत्म हो रही है, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए, काले गैंडे को बचाने के लिए वहाँ क्या जारी किया गया, वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है, वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है। और ये किसने जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण रिपोर्ट पूछाएगा, पर्यावरण रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सी संस्था पर्यावरण रिपोर्ट जारी करती है, तो CSE एक संस्था है, CSE इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ऐसी संस्था जो साइंस पे और एनवायरनमेंट पे काम करती है। तो पर्यावरण रिपोर्ट कौन जारी करती है, CSE का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इतना चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यूपी की प्रथम टॉय ट्रेन कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम टॉय ट्रेन अगर बात की जाएगी तो ये दुधवा नेशनल पार्क में बनाया गया है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, खीरी, पूरा नाम है लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम टॉय ट्रेन कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क के पास ये टॉय ट्रेन है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र NP यानी नेशनल, NP मतलब नेशनल पार्क है। पहली बात ये याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक दिख रहा होगा आपको, चलिए थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा आपको, हाँ चलिए ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक अगर बात की जाएगी, भारत में सबसे ज़्यादा बारहसिंघा कहाँ देखने को मिलेंगे, तो भारत में सबसे ज़्यादा बारहसिंघा जो देखने को मिलेंगे वो आपके दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क में आपको सबसे ज़्यादा बारहसिंघा देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी क्या है, बारहसिंघा है। अब जिस राज्य का बारहसिंघा ही विलुप्त हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंजर्वेशन क्या आता है, बारहसिंघा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, लखीमपुर खीरी क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे ज़्यादा भूमि सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, कौन सा, लखीमपुर खीरी, जिसे आप खीरी ही बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है हापुड़। कौन सा है, हापुड़ है। कौन सा भी है, हापुड़ है। दूसरे नंबर पर भदोही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश में ट्रेनों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम, मतलब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो चुका है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सराय, ठीक है, रेलवे स्टेशन का नया नाम, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ये बिल्कुल चीज़ याद होगा। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। ई पंचायत पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो ई पंचायत पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य जो हुआ है वो है कर्नाटका। कौन सा है, ई पंचायत, ठीक है, पुरस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से, जैसे कोविड-19 में जानते हो पेंडेमिक में कितनी दिक्कत थी, तो ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पहला राज्य, जिस राज्य को मिला प्रथम पुरस्कार वो कर्नाटक। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। और ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य टाई अप हुआ है, 2 राज्य को मिला है, दोनों राज्य को तीसरे नंबर पे स्थान दिया गया है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा। तो पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत अच्छे से मैंने 1 घंटे में बहुत मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 घंटे का वीडियो बनता, बट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। भारत की पहली घास संरक्षिका कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की पहली घास संरक्षिका तो उत्तराखंड के रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की पहली घास संरक्षिका स्थापित किया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन कैसा पौधा है? तो यह सहजीवी पौधा है, ठीक है, लाभ लेता भी है, लाभ देता भी है, सहजीवी पौधा है, ठीक है। और यह संयुक्त रूप से बना पौधा है। संयुक्त का मतलब किससे मिलकर बना है? शैवाल से मिलकर बना है और कवक से मिलकर बना हुआ है। शैवाल प्लस कवक का संयुक्त रूप से पौधा है, याद रखिएगा। चलिए, शैवाल का काम है ये भोजन बनाता है और कवक का है ये रहने की जगह देता है। तो शैवाल का काम भोजन बनाना और कवक का काम है, याद रखिएगा, कवक का काम है जगह देना, याद रखिएगा। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर की प्राप्ति की जाती है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर से ही अम्ल और क्षार का परीक्षण किया जाता है। अम्ल और क्षार का परीक्षण किस पेपर से किया जाता है? लिटमस पेपर से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ला से लाइकेन पौधे से ही ला से लिटमस पेपर बनाया जाता है जिससे अम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यह एक सहजीवी पौधा है। 2 कवक और शैवाल संयुक्त रूप से रहते हैं सहजीवी रूप से, ये दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं, इसलिए यह सहजीवी पौधा है, ठीक है। सहजीवी का अर्थ ही होता है लाभ देना और लाभ लेना। सह मतलब साथ में, जीवी मतलब जीने वाला। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर है? ठीक है, उत्तराखंड में है। फायर पार्क की बात करेगा, किस पार्क की? फायर पार्क की बात करें। फायर हो गए, फायर कर दिया गया तो उड़ गए, तो फायर पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का पहला टायर पार्क अगर पूछाएगा, क्या पूछाएगा? टायर पार्क, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है कि नहीं? देखते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। जिया राय, जो कि 13 वर्ष की मात्र ये लड़की है, ठीक है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व की सबसे युवा तैराकी कौन बनी है? ठीक है, वर्ल्ड की यंगेस्ट स्विमर, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट स्विमर कौन बनी है? जिया राय, ठीक है, 13 वर्ष की मात्र है, 13 वर्ष है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कहाँ पे दौड़ी थी, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है और नीचे यहाँ पे आपको हिंद महासागर में एक देश मिलेगा जहाँ पे क्राइसिस है, बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया, ठीक है, खाने के मोहताज हैं, ठीक है। फूड सप्लाई कर रही है इंडिया, ऐड कर रही है, फूड ऐड कर रही है, ठीक है, ऐड मतलब सहायता कर रही है, फूड से कई सारी चीज़ें दे रही है, पैसा भी दिया जा रहा है श्रीलंका को कि ये अपने आप को मतलब अपने देश में रहने वाले नागरिकों को भरण पोषण कर पाएँ। तो याद रखिएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एक जलडमरू मध्य पाया जाता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट का मतलब होता है पाक जल डमरू मध्य। तो एक क्वेश्चन आता है, नाम है पाक जल डमरू मध्य, लेकिन ये किन 2 देशों को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 29 किलोमीटर ये लगभग ये, ठीक है, स्विम की हैं और सबसे कम उम्र में स्विम करने वाले 29 किलोमीटर स्विम की हैं जिया राय हैं। 13 वर्ष की उम्र है मात्र, ठीक है, विश्व की सबसे युवा तैराकी बनी है 29 किलोमीटर। और किसके पास ये स्विम की हैं, रिकॉर्ड बनाई हैं? तो पाक जल डमरू मध्य। किन 2 देशों के बीच में पाया जाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी भारत को श्रीलंका से या श्रीलंका को भारत से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सी वीड पार्क, वीड का मतलब है खरपतवार, भारत का पहला सी वीड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला सी वीड पार्क है ये आपका तमिलनाडु में। तो भारत का पहला सी वीड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। एक इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपने SEZ सुना होगा, बनाया जाएगा, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF का फुल फॉर्म सुनते होंगे आप। I का मतलब होता है इन, ठीक है, I का मतलब इन, V का मतलब होता है विट्रो और F का मतलब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म ओवम को कलेक्ट करके, ठीक है, एक पात्र में उसको उसी पात्र में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, इसे बोलते हैं IVF टेक्निक, यानी IVF तकनीक। IVF तकनीक से भैंस का बच्चा पैदा किया गया है, मतलब भैंस का बच्चा IVF टेक्निक से पैदा किया गया है। कहाँ पे? हमारे प्यारे
भारत में। उस भैंस के बच्चे का नाम क्या रखा गया है? बन्नी। क्या नाम रखा गया है? बन्नी नाम रखा गया है। बताइए कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, पूरा मैंने लिख दिया है। चक्रवात से क्वेश्चन आते हैं कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया, ये चक्रवात कहाँ है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम्स नज़दीक है, 12 तारीख को है। तो चक्रवात, तो आसनी या आसानी चक्रवात, ठीक है, ये नाम किसने दिया? तो श्रीलंका ने इस चक्रवात आसनी या आसानी चक्रवात का नाम दिया। ये कब आया था? 11 मई को आया हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर आया था? तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम। ये आपको पता ना 11 मई को तो आया था, लेकिन किस वर्ष आया था? कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ताल ज्वालामुखी ये कहाँ पे आता है? ठीक है, बहुत बड़ा एक भंवर उत्पन्न होता है, ये कहाँ पर? फिलीपींस। तो ताल ज्वालामुखी का संबंध किससे है? फिलीपींस। चलिए, ज्वाला मतलब ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? वल्केनो बोलते हैं। और चक्रवात को साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, जावद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जावद जो साइक्लोन था, ये कहाँ पे आया था? तो याद रखिएगा दिसंबर, कब आया था? दिसंबर 2021 के दिसंबर माह में आया था जावद चक्रवात, ठीक है। किसके बीच में आया था? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जावद चक्रवात आया था, ठीक है। इस जावद, ये जो नाम जावद है, ये किसने दिया, यानी नामकरण किसने किया? तो सऊदी अरब यानी इंग्लिश में बोला जाएगा तो सऊदी अरेबिया ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। एना, बतसिराई, डुमाको, इमनाकी, ठीक है, ये जितने भी क्या हैं, याद रखिएगा चक्रवात हैं, जितने भी साइक्लोन हैं, ठीक है, ये कहाँ पर आए? तो मेडागास्कर पे आए, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है मेडागास्कर कहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ था बहुत सारे पहले वीडियो में, ठीक है, बताइएगा। एना, बतसिराई, डुमाको, इमनाकी, ये कहाँ पर आया है? मेडागास्कर पे आया है। याद रखिएगा एना, बतसिराई, डुमाको और इमनाकी। चलिए, सांगो ज्वालामुखी कहाँ पे? याद रखिएगा सांगो ज्वालामुखी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांगो। चलिए कोई बता सकता है सांगो? बताइएगा ज़रा, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी लोग, ठीक है। तो स्वांगो ज्वालामुखी कहाँ पर ये इसका उद्भेदन हुआ? तो जो इस ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, ठीक है, इरेप्शन हुआ, ये कहाँ पर? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर में। तो याद रखिएगा सांगो ज्वालामुखी, ठीक है, ये 1991 के बाद सबसे बड़ा ये ज्वालामुखी में उद्भेदन हुआ है। 1991 के बाद उद्भेदन मतलब इरेप्शन, वोल्केनिक इरेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफन राय, ये चक्रवात कहाँ पर आया है? फिलीपींस में। टाइफन राय ये ज्वालामुखी कहाँ पर आया है? फिलीपींस में। माउंट एसो ज्वालामुखी, एसो देखो नाम ही लग रहा है, तो ये कहाँ पे आया है? क्यूशू में आया है। क्यूशू नाम ही लग रहा है जापानी। तो माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ, जापान के किस शहर में है? क्यूशू। तो क्यूशू शहर लग रहा है जापान में आया होगा। याद रखिएगा माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया जानते होंगे सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश। सर्वाधिक मुस्लिम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो सर्वाधिक मुस्लिम वाला कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया है। प्लस आपको, ठीक है, ज्वालामुखी वाला देश भी कहाँ किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी का देश किसे बोलते हैं? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बहुत फेमस ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। क्या नाम है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए, गुलाब चक्रवात पूछाएगा, गुलाब चक्रवात कहाँ पर आया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आया। कहाँ पर आया? आंध्र प्रदेश में आया। देखिए गुलाब आंध्र प्रदेश आपका कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल रहा हमारा, ये उड़ीसा रहा, और ये वाला रीजन आंध्र प्रदेश रहा, और इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो यानी गुलाब चक्रवात कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी, यानी राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि बंगाली खाड़ी में कई सारे इंडिया के राज्य, 4 राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गुलाब चक्रवात का नाम गुलाब किसने रखा? तो किस देश ने रखा? तो पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया, इस नाम रखा गुलाब चक्रवात, यानी गुलाब साइक्लोन। आया कहाँ? आंध्र प्रदेश।
यानी बे ऑफ बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जितने चक्रवात हैं उनके नामकरण जैसे किसने दिया, तो देखिएगा गति चक्रवात ये किसने दिया, इंडिया ने दिया। निसर्ग चक्रवात ये किसने दिया, तो बांग्लादेश ने दिया। शाहीन चक्रवात ये किसने दिया, तो कतर ने दिया, ठीक है। निवार चक्रवात ये किसने दिया नाम, निवार जो नाम दिया ईरान ने दिया। तौकाते ये नाम किसने दिया, इस चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया। यास चक्रवात, इस चक्रवात का नाम ओमान ने दिया। तो ये सारे हैं जो नामकरण दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस कंट्री में पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया, एनवायरनमेंट इमरजेंसी घोषित की गई, तो पेरू में, ठीक है। याद रखिएगा पर्यावरण आपातकाल कहाँ घोषित किया गया, तो पेरू में घोषित किया गया। और कितने दिन की इमरजेंसी, 10 दिन की इमरजेंसी घोषित किया गया। हुआ क्या, समुद्र से ऑयल जा रहा था, वो शिप क्या हुआ, पलट गया, और जो ऑयल था कहाँ चला गया, ये पूरे पानी में चला गया। अब इससे क्या होगा, देखिए केमिकल्स होते हैं। अब इससे होगा क्या, इस ऑयल से जितने भी जलीय जंतु हैं सब मर जाएंगे, यानी बायोडाइवर्सिटी को बहुत क्षति पहुंचेगी, जैव विविधता को। इसीलिए यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, मिथिला मखाने, मखाना जानते हैं, मखाना जो खाते हैं फरारी में मखाने, उस मखाने का नाम क्या है, मिथिला। मिथिला जानते होंगे, उत्तर भारतीय राज्यों में पाया जाता है मखाना, और कहाँ पर स्पेशली बात की जाएगी तो बिहार। तो मिथिला मखाने कहाँ पर संबंध है, किस राज्य में ये पाया जाता है, तो बिहार में। तो बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई भूभाग है, ठीक है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल, याद रखिएगा जियोग्राफिकल, फुल फॉर्म आएगा तो भी आप लिख सकते हैं। और आई फॉर हो जाएगा इंडिकेशन, मतलब ये जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इंडिकेट करता है कि मतलब पर्टिकुलर इस क्षेत्र में आपको ये चीज़ मिलेगा। इससे क्या होगा, वहाँ लोग जाएंगे, उसको खरीदेंगे, तो उनकी भी क्या होगी, बिक्री होगी, इकोनॉमी, वो भी पैसा कुछ आमदनी कमा पाएंगे, रेवेन्यू। तो बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है, मिला है। तो दिस इज़ ओवरऑल करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और बढ़िया से इसको पढ़िएगा। कल वीडियो भी आएगा, कल भी एक वीडियो आएगा, पूरा प्रॉपर पढ़िएगा आप सब, ठीक। प्रॉपर पढ़ के अच्छे से जाइएगा, ज़रूर है, निश्चित है। मैंने कम समय में बहुत मेहनत करके यहाँ पे ऐसे बनाया है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।